नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। हैदराबाद में बाढ़ राहत के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। हैदराबाद में बाढ़ राहत के नाम पर 10,000 रुपए लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यहां के रामनाथपुर ई सेवा केंद्र के बाहर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह नहीं की। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के बरसेवरा गांव में चुनावी रंजिश में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे नंबर 24 पर लंबा जाम लग गया। इस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने मिलियन मेगा मार्च निकाला। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक पुलिस अधिकारी को गब्बर के स्टाइल में डायलॉग मारना महंगा पड़ गया। कल्याणपुरा के थाना प्रभारी के.एल. डांगी को इस संबंध में विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कल्याणपुरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नजर डांगे आ जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के कल्याण बीघा गांव में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नीतीश कुमार के 7वीं बार सीएम बनने पर लोगों ने गुलाल उड़ाया, पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। महाराष्ट्र में शिरडी के साईं मंदिर को 9 महीने के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद यहां तड़के साईं के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई। शिरडी साईं मंदिर में हर रोज 6,000 भक्त ही दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बर्फबारी हुई, जिसका बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने जमकर लुत्फ उठाया। यहां बर्फबारी की वजह से सभी जगह बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे वहां का नजारा बदल गया। यहां के सेंट्रल पार्क में लोग स्नोफॉल का आनंद उठाते दिखे। एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स और अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष जगत में एक नया मकाम हासिल कर लिया है। नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर टेस्ला द्वारा तैयार किए गए फॉल्कन 9 अंतरिक्ष यान के जरिए 4 यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पटना में राजभवन में एक कार्यक्रम में उन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। जीवन में कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन समय बदलता है तो इंसान उसी राह पर इतिहास रच डालता है, और ये बात नीतीश कुमार ने साबित की है। कभी चुनाव हारकर ठेकेदारी करने का मन बना चुके थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बने तो फिर बनते चले गए। जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद शपथ ली। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं और ये तय माना जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी की ओर से रेणु देवी ने भी शपथ ली। रेणु देवी को दूसरा डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतर्गत से निर्वहन करूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान। राजभवन में जहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहां मंच पर 3 कुर्सियां लगी हुई थी और उसी से साफ हो गया कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद दूसरे नंबर पर तारकिशोर प्रसाद और फिर तीसरे नंबर पर रेणु देवी ने शपथ ली। शपथ के बाद ये दोनों नेता मंच पर ही नीतीश कुमार के पास रखी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से 4 बार के विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि रेणु देवी बेतिया से विधायक हैं। इन दोनों नेताओं को आगे करके बीजेपी ने एक साथ कई दांव चले हैं। पिछड़े और अति पिछड़े वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है, साथ ही महिलाओं के लिए भी मैसेज दिया गया है। सबसे अहम है कि दोनों नेताओं के जरिए सीमांचल और मिथिलांचल पर अपना फोकस बीजेपी ने साफ कर दिया है। इसी इलाके से एनडीए को जीत भी मिली है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया गया है उनमें मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय के नाम प्रमुख हैं। और वहीं जनता दल यूनाइटेड से अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल और विजेंद्र कुमार को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इन सभी ने आज शपथ ली है। जेडीयू कोटे से जिनको मंत्री बनाया गया है उनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। विजय चौधरी, शीला मंडल, विजेंद्र यादव, मेवालाल चौधरी और अशोक चौधरी, इन्हें जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है। आज कुल 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। दूसरी ओर हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को और वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुकेश सहनी को हालांकि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 7 सीटों पर उनकी पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीटों पर उनकी पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं। हालांकि खुद चुनाव मुकेश सहनी भी लड़े थे, लेकिन इन चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हमको 7 सीटें मिली थी, इन 7 सीटों में से हम के 4 सीट पर विधायक जीत कर आए हैं, जिसका तोहफा, जिसका इनाम संतोष मांझी को मंत्री बनाकर दिया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में सभी समुदायों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। नीतीश कुमार समेत 15 विधायकों में सवर्ण समुदाय से 5 मंत्री हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग से 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसी तरह दलित समुदाय से 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बीजेपी ने 4 अगड़े, 2 पिछड़े और 1 दलित को मंत्री बनाया है। जबकि बात जेडीयू की करें तो जेडीयू ने 4 पिछड़े, 1 अगड़े और 1 दलित को मंत्री बनाया है। सुपौल से 8 बार से विधायक 74 साल के विजेंद्र यादव सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। बिहार के सबसे लंबे सीएम का रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह के नाम रहा है, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। श्री कृष्ण सिंह 14 साल 304 दिन सीएम की कुर्सी पर रहे हैं, जबकि बतौर सीएम नीतीश कुमार 14 साल 67 दिन काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार एक रिकॉर्ड के मुहाने पर खड़े। और ऐश्वर्या जैन हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं बिहार से। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। ऐश्वर्या, अब मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है, अब ये भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि बीच में इस तरह की चर्चाएं थी, कुछ नाराजगी है, लेकिन ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब मंत्रिमंडल भी सामने आ चुका है। अब मुझे लगता है खींचतान विभागों को लेकर होगी, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल रही है कि अब तक तो जो गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार अपने पास रखते आए हैं, लेकिन इस बार इस तरह की चर्चा है कि बीजेपी शायद बड़े भाई के नाते गृह विभाग अपने पास रखना चाहती है। अब विभागों के बंटवारे को लेकर क्या चर्चा है वहां पर?
देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल तो तय हो गया है और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लिया। लेकिन जिस तरीके से राजभवन के अंदर जो हमें देखने को मिला वो वाकई में कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। हालांकि नीतीश कुमार के बगल में 2 कुर्सियां लगी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री साथ में बैठे हुए थे, लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो बड़े विभाग हैं यानी गृह मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके अलावा खाद्य मंत्रालय और तमाम बड़े जो मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। चीफ मिनिस्टर के पास पहले से ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको दिया जाएगा जिससे काम कहीं ना कहीं बिहार का ना रुके। इस तरीके की चर्चाएं भी हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी देखने को मिली, सुशील कुमार मोदी जब सबसे पहली रो में सबसे कॉर्नर की सीट पर जाके बैठे, उनसे हमने बात भी करने की कोशिश करी। जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ उन्होंने बिना कुछ बोले वहां से एग्जिट ले लिया। इसका साफ तौर पर संदेश है कि कहीं ना कहीं अभी भी सुशील कुमार मोदी जो एक बड़े कद्दावर नेता बिहार में है वो अभी भी खफा है। अब किस तरह की चर्चाएं हैं विभागों के बंटवारे को लेकर? किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिल सकता है? कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े पोर्टफोलियो विभाग सामने आ रहे हैं क्या अभी तक? देखिए, इसकी बातचीत इस पूरे बारे में बातचीत हमने देवेंद्र फडणवीस से करी, क्योंकि वही उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नीतीश कुमार के घर में कल वो 2.5 से 3 घंटे इसी की चर्चा को लेकर रुके हुए थे। उनसे हमने बात करी शपथ ग्रहण समारोह के बाद। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग में कल बात होगी और देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री आवास का रुख करेंगे। कल 11 बजे हमें बताया जा रहा है कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस तमाम जो मंत्री हैं उनकी बैठक है पहली मुख्यमंत्री आवास पर और उसमें ही पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा होगी। लेकिन जो मुख्य मंत्रालय है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखना चाहती है। गृह मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट और तमाम जो बड़े बिहार के अंदर मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने पास रखना चाहेगी। बिल्कुल, लेकिन आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। हमने राजभवन में देखा कि वहां पर जो विपक्ष है, विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया था इसका। ना तेजस्वी यादव आए, ना कांग्रेस की तरफ से कोई आया, पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। उल्टा ट्वीट करके बधाई तो दी, लेकिन उस बधाई में भी बहुत ज्यादा तंज थे। देखिए, भले वो चिराग पासवान की बात की जाए या तेजस्वी यादव की बात की जाए, आरजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। औपचारिकता के रूप में जरूर राजभवन की तरफ से तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो एलओपी चुने गए हैं, उनको आमंत्रण पर जरूर भेजा गया था। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वो महागठबंधन के पक्ष में आए हैं। ये जो सरकार बन रही है वो आगे चल के नहीं टिकेगी। हमने कई मंत्रियों से, एनडीए के नेताओं से बात करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को जो भी बोलना है वो बोलते रहे, उनको नहीं आना तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से दोबारा से बिहार के अंदर बनी है, पूरे 5 साल पूरा करेगी और बेहतरीन तरीके से बिहार के विकास करेगी। इस तरीके की बातें जरूर एनडीए के नेताओं ने और मंत्रियों ने कही। बिल्कुल, और ऐश्वर्या, जिस तरह का मंत्रिमंडल है इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है और खासतौर पर वो बैलेंस जो कि सुशील मोदी की जगह तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम के लिए शपथ दिला के आज किया गया, वो एक बैलेंस है। क्योंकि तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और ये भी लग रहा था कि शायद अगर सुशील मोदी को हटाते हैं तो ऐसा ना हो कि नाराजगी हो जाए। इसको बहुत अच्छे से बैलेंस किया इस मंत्रिमंडल में। बिल्कुल, एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है बीजेपी की। हमारे सूत्रों ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये न केवल आज के फैसला है बल्कि ये आगे का देखते हुए भी तमाम फैसले लिए गए हैं। इस मंत्रिमंडल में जितने भी नाम हैं ये कहीं ना कहीं हर उस बिहार के अंदर उस जगह से आते हैं जहां पर बिहार में पूरी तरीके से एनडीए को कवर करना है और अलग अलग जगहों से चुनकर ये मंत्री बनाए हैं। एक और चीज जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये एक छोटा मंत्रिमंडल अभी बना है, आगे चल के इसका एक्सपेंशन होगा जिसमें कई युवाओं को शामिल भी किया जाएगा जो आगे चल के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे नेताओं से टक्कर ले सके। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा ऐश्वर्या, मैं आगे भी आपके पास वापस लौटूंगा। तो मंत्रिमंडल तो स्वरूप में आ चुका है और आज 14 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। इधर रेणु देवी बिहार की डिप्टी सीएम बनेंगी, ये बात अब लगभग तय है। रेणु देवी से बात की है हमारे सहयोगी ने, देखते हैं वो क्या कह रही है। यादव जी हमारे साथ हैं। रेणु देवी जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। किस तरीके से आप अगले 5 साल और बिहार के विकास के लिए देख रही हैं आने वाला समय? देखिए, आने वाले समय में हम सभी लोग मिलके भाई नीतीश जी के नेतृत्व में काम करेंगे
और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम कर सके, इसका हम कामना करते हैं। आपने कहा है कि आप बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर रहा हुआ है। आज भी नीतीश कार्यकर्ता, आज भी मैं कार्यकर्ता हूँ और नीतीश कुमार जी भी कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं है, हर पार्टी में कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता अपनी नजरिया से काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी तो सेवा करने आती है और सेवा से अपना काम करती है, सेवा से हम काम करेंगे। कोई भी पद मिले, आप कह रही हैं कि आप कार्यकर्ता के तौर कार्यकर्ता है, निश्चित कार्यकर्ता के। नीतीश कुमार जी के साथ भी आपने कई सालों तक काम किया हुआ है। आने वाले कुछ समय में किस तरीके से काम करना? बस काम करेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवा के रूप में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिहार को किस तरीके से आप देख रही हैं? क्या मैसेज है आपका बिहार की जनता के हम लोग लिए? बिहार की जनता का सबसे बड़ा मैसेज है कि हम बिहार को विकसित बिहार करना चाहते हैं और हम बिहार को जो है लंबे जो आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं कि हम सभी लोग आत्मनिर्भर हों। जी, एक आखिरी सवाल, भाई दूज है, आज त्योहारों का समय चल रहा है। नीतीश कुमार को आप खुद कह रही हैं बड़ा भाई मानती है, गार्जियन है आपके, क्या मैसेज देना चाहेंगी भाई दूज पर? आज भाई दूज पर सभी भाई को, पूरे बिहार के मीडिया और सभी भाइयों को मैं यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आइए हम सब मिलके बिहार का विकास करें। और आज के शपथ ग्रहण समारोह की सबसे दिलचस्प खबर यह रही कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। अगली कतार में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद थे, लेकिन सुशील मोदी को न्योता नहीं दिया गया था। बताया जा रहा है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। हालांकि इस तरह का मैसेज उन्होंने सामने से तो नहीं दिया है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ये चर्चा का विषय वहां पर जरूर रही कि इतना बड़ा समारोह यहां पर हो रहा था। लेकिन अब तक बिहार में जो डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालते रहे हैं इस गठबंधन में, सुशील कुमार मोदी, वो नहीं आए। इसको लेकर जरूर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म रहा है। इसी पर मैं बातचीत करूंगा, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, मैं उनके पास चल रहा हूं। ऐश्वर्या, लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सुशील मोदी की नाराजगी नहीं है, लेकिन इतने बड़े समारोह में सुशील मोदी का ना आना, उनकी गैर मौजूदगी, ये अपने आप सवाल खड़े कर देती है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। भले ही सुशील मोदी कह रहे हैं कि मुझे कार्यकर्ता के पद से कोई नहीं हटा सकता, मैं कार्यकर्ता हूं और 40 साल में मुझे बहुत कुछ संघ और बीजेपी ने दिया है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सुधारना चाहूँगा। सुशील कुमार मोदी ज़रूर इस पूरे कार्यक्रम में पहुँचे थे। प्रथम जो रो थी उसमें सबसे कॉर्नर वाली सीट पर वो बैठे हुए नजर आए। ज़्यादा लोगों से उन्होंने बात नहीं करी। जब हमने शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे सवालों को डॉज कर दिया, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिया। उनसे हमने पूछा कि क्यों नहीं आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और ये नाराजगी कल से ही दिख रही थी जब उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं 40 साल तक बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे मेरी कार्यकर्ता से कोई नहीं छीन सकता है। उसके बाद गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर उनको जवाब दिया कि आप इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और आपकी किसी भी पद आपका अगर छीना जाता है तो आपकी कोई कमी, आपके पद से कोई आपका कमी नहीं छीन सकता है। साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी जितने कद्दावर नेता हैं उनको कहीं ना कहीं सेंटर में अकोमोडेट बीजेपी आगे चलकर जरूर करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बिहार के अंदर उनकी काफी बड़ी पकड़ है। जरूर शामिल हुए थे, राजभवन वो आए थे, प्रथम रो में बैठे थे, लेकिन आखिरी सीट दी गई थी। उन्होंने वहां पर भी ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करी थी। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आगे भी आपके पास वापस लौटूंगा। तो बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस रहे, जो पूरा चुनाव था वो उन्हीं की रणनीति से लड़ा गया। तो यानी कि मुख्य रणनीतिकार जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। उनसे बातचीत की है, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस सरकार को? देखिए, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत के तहत निश्चित बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, उसी की पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। 7 निश्चय की बात की गई थी सर, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा से नीतीश कुमार बने हैं, किस तरीके से अगले 5 साल देखते हैं? क्योंकि गठबंधन में कहीं ना कहीं काफी गड़बड़ हो रही। कोई गड़बड़ नहीं है, आपने देखा बड़ी शांति के साथ सरकार बनी, समन्वय से सरकार बनी, समन्वय से सरकार चलेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बहुत मजबूती से काम करेगी। और इधर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण समारोह का भी बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के नेता भी इस कार्यक्रम से दूर रहे। वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, उसी तर्ज पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया कि राजद शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया।
बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बना ली और पार्टी की ओर से लिखा गया, बिहार में 2 मजबूरों की मजबूर सरकार बन रही है। एक शक्ति विहीन, शिथिल और भ्रष्ट प्रमाणित हो चुके मजबूर सीएम, दूसरा चेहरा विहीन और तंत्र प्रपंच को मजबूर वरिष्ठ घटक दल। इनकी मजबूरी है। राजद का जनाधार तेजस्वी यादव को अपना सर्वाधिक प्रिय नेता स्वीकार कर चुका बिहार। धोखाधड़ी से मुख्यमंत्री बन जाते थे, इस बार तो मुख्यमंत्री है ही नहीं है। भाजपा के गोद में पलने वाले नीतीश कुमार पूरी बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं के साथ जो भाजपा ने बलात्कार किया है, डकैती जनादेश का किया है, उसी की पैदाइश हो नीतीश कुमार। हालांकि आरजेडी की ओर से हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। पार्टी ने सीधे नीतीश पर तंज कसा और लिखा, तीसरे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैं ठहरा कोमल हृदय का कुर्सीवादी अंतर्यामी भिक्षुक। उन लोगों के आग्रह ने मेरे हृदय को पिघला दिया। मैं उन्हें कैसे नाराज करता। बिहार में 75 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई हैं। मामूली अंतर से पीछे रह जाने के बाद महागठबंधन ने सरकार और प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए हैं। इस तरीके की सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। सबको तोड़ जोड़ करके हर तरीके की हरकतें करके आपने सरकार बनाई। चूंकि आपके पास केंद्रीय सरकार है, इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान लगे हुए हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढके नजर आए। ताजा बर्फबारी के बाद वहां तापमान में अचानक से गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले तड़के मौसम ने करवट ली और केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे मानो दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के मन की मुराद बाबा केदार ने पूरी कर दी हो, क्योंकि केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले इस तरह बर्फबारी हुई। ये नजारा तो तड़के का था। जैसे जैसे दिन हुआ, बर्फबारी से केदार नगरी सफेद हो गई और केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढका नजर आया, जिसे देख बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस सफेद बर्फ के बीच कोई गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकता दिखा, तो कोई अचानक हुए इस करिश्मे में सेल्फी लेने लगा। श्रद्धा थी, घर वाले तो पूरे मना कर रहे थे। मैं तो बस मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और अपना आप अकेला ही आया बस मैं, और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा। और ये मान के चलो कि अभी मुझे कल एक लड़के ने बताया था कि जो गर्भगृह है वो कल से ही खुला, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गर्भगृह में पूरे दर्शन करने के लिए मिले। और ईश्वर की कृपा आपके सामने ही है, बर्फ़ पड़ रही है पूरी केदार घाटी में, और आप मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे लोग कैसे कैसे मतलब कि आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। हालांकि बर्फबारी से जितनी खुशी इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिख रही थी, उतनी ही चिंता की लकीरें भी थी, क्योंकि बर्फबारी के बाद वहां रास्ता बंद हो गया। बाबा के दर्शन करने में आया था मैं, कल पैदल ही आया ऊपर, क्योंकि हेलीकॉप्टर और वगैरह ये सर्विसेज नहीं थी। मुझे लगा था कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर चला गया और मेरे दर्शन हो गए। और फिर बर्फबारी हो रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पर अब थोड़ा सा डाउट भी है कि नीचे कैसे जाएंगे, जैसा पुलिस वाले बता रहे थे कि अब पैदल जाना होगा और पैर वगैरह, तो थोड़ा सा घबराहट है, लेकिन बाबा से दर्शन करके वो तृप्त हो गया। अब तक आपने केदारनाथ का नजारा देखा, अब आप बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि वहां मौसम की पहली बर्फबारी हुई और श्रद्धालु खुशी से झूम उठे, क्योंकि वहां अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे समूचा बद्री धाम बर्फ से सफेद हो गया और लोग खुशी में झूमने लगे। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने यहाँ आए, लेकिन सुबह उठे तो नज़ारा ही अलग था। सुबह सुबह स्नोफॉल और बहुत सारा एंजॉय, बाबा बद्री के दर्शन हो गए और मज़ा आ गया। बाबा बद्री की कृपा हो रही है, जो थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है। पहले भी बहुत बार आए, लेकिन स्नोफॉल कभी नहीं दिखा, आज पहली बार स्नोफॉल यहाँ पर देखने को मिला। जय बद्री विशाल। जय है, हम लोग उत्तराखंड से आए हैं और हमें बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी एक बार तो आया ही होगा कि कितने भाग्यशाली हैं ये लोग, जिन्हें बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी हो गए और इन लोगों ने बर्फबारी का आनंद भी ले लिया। खैर, मौसम के अचानक करवट बदल लेने से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग,
बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी और अल्मोड़ा में हल्की बारिश या बर्फ गिरने की संभावना है, जिससे पर्यटकों की तो चांदी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई, साथ ही कहीं कहीं ओले भी गिरे, जिससे गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो वहां लोग बर्फबारी का मजा लेते नजर आए, क्योंकि शिमला, कुफरी और नरकंडा के कई इलाकों में जमकर स्नोफॉल देखी गई। यहां घरों से लेकर सड़कों तक पर बर्फ ही बर्फ जम गई। सड़क पर हुई ताजा बर्फबारी से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि पर्यटन में इजाफा होगा और देश दुनिया के लोग बर्फबारी और सर्द मौसम का आनंद उठाने कुफरी और शिमला पहुंचेंगे। हालांकि स्नोफॉल से होटल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं इस बर्फबारी से किसानों और बागवानी करने वाले भी खासे उत्साहित हैं। नवंबर महीने के मध्य में ज्यादातर कभी हमने ये नहीं पाया कि बर्फबारी हुई है। इसका सीधा फायदा बागवानों को होने वाला है। 2020 में जो ये बर्फबारी हुई है, लगता है कि हमें उम्मीद है कि आने वाला जो वर्ष 2021 होगा, उसमें हम किसानों बागवानों की फसल बहुत भरपूर होगी इस बर्फबारी से। हालांकि मनाली, कुफरी, नरकंडा और काला टॉप में हुई भारी बर्फबारी के बीच लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़क पर बर्फ की मोटी चादर है। लिहाजा कई जगह गाड़ियां बर्फ से पटी जहां तहां खड़ी नजर आईं, क्योंकि इस बर्फ में इन गाड़ियों को आगे ले जाना संभव नहीं है। हालांकि स्थानीय लोग और सरकारी कर्मचारी लगातार सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे दिखे, ताकि रास्ता साफ हो सके। 4 महीने के बाद मौसम लगा है, हमारे को भी बहुत खुशी की बात है कि मौसम लगा। इसी बात का इंतजार था कि कब मौसम बरसे, और ऐसा काफ़ी सालों के बाद हुआ है कि नवंबर में ही इतनी बर्फबारी देखने को मिली हमारे को। उधर मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में ऐसे हालात आने वाले कुछ दिनों तक बने रह सकते हैं। आने वाले जो दिन है, अगले 24 घंटों में जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें और ड्रॉप होंगे। 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर मिनिमम ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन जो दिन के तापमान है वो थोड़े राइज करेंगे। इस बीच लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच मनाली काजा सड़क बंद कर दी गई, लेकिन किन्नौर होते हुए काजा घाटी हिमाचल से जुड़ी रहेगी। जानकारी के मुताबिक मनाली काजा रूट अब अगले साल गर्मियों में ही बहाल होगा। कुल मिलाकर हिमाचल में पहली बर्फबारी से जहां पर्यटक और इससे जुड़ा रोजगार करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं बर्फ ने गाड़ियों के पहिए भी थाम दिए हैं। राजधानी दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाने से मंत्री सत्येंद्र जैन ने इनकार किया है। देश की राजधानी दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाने की अटकलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने विराम लगा दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि फिर से लॉकडाउन लगाना प्रभावी कदम नहीं होगा, बल्कि सभी का मास्क पहनना ज्यादा फायदेमंद होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज यू ललित ने जगन मोहन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इन याचिकाओं में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ न्यायपालिका पर आरोप लगाने के मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की पीड़िता के घर जा रहे केरल की पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी के मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिद्दीकी कप्पन 5 अक्टूबर से जेल में हैं। त्योहारों के मौके पर यूपी परिवहन निगम ने 377 बसें लोगों की सुविधा के लिए शुरू की हैं। ये बसें उत्तर प्रदेश के नोएडा से अलग अलग जनपदों के लिए चलाई जा रही हैं। देश में लगातार तीसरे महीने थोक महंगाई दर में इजाफा हुआ है। अक्टूबर माह में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.48% पहुंच गई। फरवरी के बाद थोक मुद्रास्फीति का ये सबसे ऊंचा आंकड़ा है। दिवाली बली प्रतिपदा के मौके पर घरेलू शेयर बाजार बंद रहा। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं हुआ। 17 नवंबर को फिर से शेयर बाजार में सामान्य तौर पर कारोबार शुरू होगा। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइन दिखी, जहां ज्यादातर स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने समेत सभी नियमों का पालन करवाया गया। ये जो 3 तस्वीरें हैं, ये आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर, साईं मंदिर शिरडी और विट्ठल मंदिर मुंबई की है, जहां श्रद्धालुओं का तांता दिखा। कोरोना संकट के चलते मार्च से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को वापस खोलने का फैसला लिया और इसके बाद जैसे ही मंदिर खुले, भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र भर में आज फिर से एक बार मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल जो है शुरू हो चुके हैं और इस वक्त मैं जू के इस्कॉन मंदिर में हूँ। जू के इस्कॉन मंदिर में जो है फिर से एक बार जो है रौनक शुरू हो गई है। आज जो है दिवाली का जो त्योहार जो चल रहा है 3 दिन का, भैया दूज का जो है आज दिन है, विक्रम संवत नया साल जो है शुरू हो चुका है और फिर से एक बार जो है मंदिरों में रौनक शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है पूजा पाठ जो है यहाँ चल रहा है। साथ में ही जो है कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर पूजा का जो सामान है वो बना रही है। महिलाओं को आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 9 महीने से सभी धार्मिक स्थल जो है बंद थे, लेकिन आज से जो है सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। आज से समूचे महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक स्थल खुल चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धि विनायक मंदिर के पास और आप मेरे इर्द गिर्द की तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहेंगे सिद्धि विनायक मंदिर जो है बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की अक्सर भीड़ उमड़ी रहती है और अब क्योंकि कोरोना काल है और काफ़ी कुछ बदल चुका है, आप इस पर नज़र डालिए। ये सिद्धि विनायक गणपति मंदिर न्यास की तरफ से सिद्धि विनायक टेम्पल ऐप है और आप इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। एक ऐप क्रिएट किया गया है जिसमें लाइव दर्शन आप देख सकते हैं, गणेश आरती आप देख सकते हैं और बुकिंग्स करा सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि अब आपको यहाँ पर आके कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं या QR कोड से स्कैन करके अपना मंदिर आने का वक्त भी जान सकते हैं। और अगर यहाँ पे कमेटी मेंबर्स की माने तो इन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, रूबरू हुए, तो सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ से ये फरमान जारी हुआ था कि प्रति घंटे केवल 100 श्रद्धालुओं को ही अंदर भीतर छोड़ा जाएगा। और महाराष्ट्र में केवल मंदिर ही नहीं, उद्धव सरकार ने मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाह सब खोलने की इजाजत दे दी है, लिहाजा वहां पर भी भीड़ देखी गई। इसमें सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। उसमें से मुंबई का एक सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल कहा जाता है वह है मुंबई का माहिम दरगाह। यह माहिम दरगाह जहां पर हर रोज 1-2 नहीं हजारों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी दुआएं यहाँ करते हैं और जाहिर सी बात अपनी मन्नतें मांगते हैं। और यह हाजी अली के बाद अगर दूसरा कोई नंबर आता है सबसे बड़ा तो वह माहिम दरगाह का है। और माहिम दरगाह में भी बहुत बड़ी भीड़ होती है, हर साल इसके लिए मेला लगाया जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना काल में जो तमाम जो धार्मिक स्थल खोले गए हैं उसके लिए जो कोविड के लिए जो SOP बनाए गए हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है। देखिए कि जो लोग भी हैं, चाहे बच्चे हों चाहे वह जवान हो, उन सभी लोगों का बकायदा बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर सैनिटाइजर दिया जा रहा है, फिर उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है, तभी वो जाके अंदर दरगाह के अंदर वो माथा टेक सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मुंबई का मशहूर हाजी अली दरगाह। ये आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें हाजी अली दरगाह की। यही जो जगह है हाजी अली दरगाह है जहां पर भारी संख्या में देश ही नहीं बल्कि देश विदेश के तमाम ऐसे सैलानी जो होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं इस दरगाह पर। और इस दरगाह का जो महत्व है काफी अहम है और यही वजह है कि यहाँ पे कुछ धर्म जात की बात नहीं करें और यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर आके माथा टेकते हैं। लेकिन अगर हम एक मुस्लिम समुदाय की बात करें तो एक बहुत बड़ा आस्था का जगह है और इसीलिए इस जगह पर लोग जरूर जब दिन में यहाँ पर हमेशा नमाज पढ़ने की बात करें, हर चीजों की यहाँ पर जरूर आके अपनी यहाँ पर मुरादें मांगते हैं। और इस जगह पर आप देखिए कि तमाम सुविधाएं की गई हैं। देखिए जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर दरगाह में माथा टेकने के लिए उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, हाथ साफ करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर रखा गया है, यानी टेम्परेचर लोगों को चेक किया जा रहा है कि उनका टेम्परेचर सही है या नहीं सही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है। हम मौजूद है मुंबई की बहुत ही फेमस माउंट मेरी चर्च में जो कि बांद्रा में स्थित है। बताना चाहेंगे कि चर्च जो है हालांकि खुल चुका है लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, जैसे कि सुबह 8 से 2, फिर शाम के 4 से 8 बजे तक का, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है लेकिन मास्क पहनना उससे भी ज़्यादा अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि आपको मैं चर्च के दूसरी तरफ का भी एक बार नज़ारा ज़रूर दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर चर्च के जो कुछ लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आए हैं। नए साल में फोन पर बात करना और महंगा हो सकता है। साल में फोन पर बात करना और महंगा होने वाला है। साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही है। रूस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 17 नवंबर यानी मंगलवार को किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। अगले साल जुलाई में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारी बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में 8 घंटे तक फंसे रहे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत मंत्रीगण और अधिकारी भी फंसे रहे। बाद में सभी हेलीकॉप्टर से गौचर चले गए। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में दिवाली पर एक युवक के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने आरोपी पुलिसकर्मी को एसपी ऑफिस के साथ अटैच कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिला लिया है। कांग्रेस पंचायत चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली रंग दिखा दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार हैं या गुप्तचर। इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस से ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस में शामिल हो रही है। इस अलायंस में 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं और अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है, जो कांग्रेस की देश विरोधी सोच को पूरे देश में उजागर करता है। 370 पे डिस्कशन नहीं कराने की इच्छा, आर्टिकल 370 ना हटे, बाद में कोई तिरंगा ना उठाए, चीन की सहायता से इस प्रकार अनुच्छेद 370 वापस आए, ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। 10 पार्टियां हैं जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में जैन संत आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की 151वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व शांति, अहिंसा और सेवा का प्रेरणा स्रोत बनेगी। चेन्नई में उद्योगपति नटराजन ने जमीन विवाद में 2 लोगों पर गोली चला दी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी नटराजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के मदुरई में एक शख्स की दिन दहाड़े एक गिरोह ने हत्या कर दी। हत्या एक व्यस्त सड़क पर गला काटकर की गई और पीड़ित का सर धड़ से अलग कर एक चर्च के बाहर फेंक दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के कल्याण बीघा गांव में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नीतीश कुमार के 7वीं बार सीएम बनने पर लोगों ने गुलाल उड़ाए, पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिरी नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो चुनाव जीत गए हैं।